Hello, Jai Hind students. Very good afternoon, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रही हूँ अच्छी तरह से? एक बार फटाफट से बता देंगे तो इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करेंगे, जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली थी, ब्लड को समझा था, ब्लड वेसल्स को समझा था, हार्ट को समझा था। आज हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। एक बार मुझे फटाफट से बताना क्या बताया था मैंने, रेस्पिरेशन क्या होता है सबसे इजीएस्ट टर्म्स में कैसे बताओगे? बस ये देखना चाहती हूँ कि याद है कि नहीं है, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे बेटा। बोलो बोलो बोलो। जय हिंद बच्चे। यस। ब्रेक डाउन ऑफ फूड डाइजेशन कहलाया जाएगा, ये उसकी सही डेफिनेशन नहीं है। और कौन बताएगा? कामना, पढ़ रखा है ना पहले? बता बच्चे। और जितने भी बच्चे हैं, क्लास तो सब लोगों ने अटेंड करी थी, फिर कैसे नहीं पता रेस्पिरेशन क्या है? यस, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी। नाइस, बढ़िया। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, रेस्पिरेशन में हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है कि ऑक्सीजन जो आई है, जो हम लोगों ने लंग्स के थ्रू सांस ली है, जो ऑक्सीजन आई है, अब वो ऑक्सीजन तुम्हारे हर एक सेल तक पहुंचेगी। खाना तुम्हारा पहुंच ही चुका है, तो खाना और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि खाना जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में और छोटे टुकड़ों में टूटकर अल्टीमेटली एनर्जी बनाने वाला है, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। हम बात करें रेस्पिरेशन की और ब्रीदिंग की, तो क्या फर्क है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ब्रीदिंग होता है, यानी कि ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है भैया, अब आगे समझते हैं इस चीज को कि एक्चुअल में हमारा जो ये खाना टूटकर एनर्जी बना रहा है, ये बना कैसे रहा है? सबसे पहली चीज आ जाती है कि तुम्हारे शरीर की एनर्जी करेंसी क्या है, पता है? जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, यानी कि रुपए के लेन देन से सारा सामान हम लोग खरीद सकते हैं, सारा काम चल रहा होता है। उसी प्रकार से हम बात करें, हमारे शरीर में एनर्जी का लेन देन जो होता है वो किस माध्यम से हो रहा है, यानी कि एनर्जी की करेंसी क्या है? तो वो है बेटा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बन रहा होता है। बढ़िया। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कैसे खाना एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूटते हैं। ये कुछ नया ही कैसे बना रहे हैं, एनर्जी कैसे बना रहे हैं, इस चीज को समझना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो ये है कि बॉन्ड तोड़ो एनर्जी पाओ, बॉन्ड तोड़ो एनर्जी पाओ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज का ये जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है तुम्हारा, ग्लूकोज C6H12O6, तो अगर इसका मैं कोई भी बॉन्ड तोड़ूंगी तो एनर्जी बनेगी। तो अल्टीमेटली हमें यही करना है कि हमें जो सारे कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड तोड़ने हैं, एनर्जी निकालनी है, बॉन्ड तोड़ने हैं, एनर्जी निकालनी है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट इज आवर फुल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा रेस्पिरेशन में, वो क्या होता है कि ये जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ये बीच में से टूटता है। ठीक है, उसके बाद में 3 कार्बन वाला ये बचा, 3 कार्बन वाला ये बचा। ठीक है, ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स को बोला जाता है पायरुवेट। पायरुवेट बन गया है यहाँ पे। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लूकोज का लाइसिस हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और ये साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो पूरा लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म, ये उसमें होता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हम लोगों ने ग्लूकोज को बीच में से तोड़ दिया। अब
पायरूवेट बन गया हमारे पास में। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप कि पायरूवेट की अब किस्मत क्या है। किस्मत का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो बेटा, दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जहां पे खाना टूट रहा है, और एक होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी है। तो ये दो प्रकार का है। अब यहाँ पे चीज ये आ जाती है कि भैया पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि क्या किस्मत है अब पायरूवेट की। व्हाट इज द फेट ऑफ पायरूवेट? फेट यानी किस्मत क्या है पायरूवेट की, यही हमारा दूसरा स्टेप है, द फेट ऑफ पायरूवेट। डिपेंड करता है कि इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये टूटेगा, या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, सब अब डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस में बना रही। तीसरी कंडीशन थोड़ा दूर बनाई है क्योंकि वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन आ जाती है कि भैया ऑक्सीजन की मौजूदगी है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये तुम्हारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनती है एनर्जी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। सबसे सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो यही है जो हमारे अंदर चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, एनर्जी बन रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यस, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, देखो बेटा तुम्हारा पावर हाउस ऑफ द सेल ये आ गया है। ठीक है, तो अब क्या किया, अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जो तुम्हारा पायरूवेट था, ऑक्सीजन है भैया, तो ऑक्सीजन की वजह से ये इसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। ढेर सारा ऑक्सीजन मौजूद है तो सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे, और अब जो हर एक कार्बन फ्री हुआ है वो क्या बनाएगा, ये वाला कार्बन बनाएगा CO2, ये वाला भी कार्बन CO2, ये वाला भी कार्बन CO2, और ढेर भर के एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। वाटर भी तो बनेगा। क्यों बनेगा वाटर? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन की थोड़ी ना चेन है, ये C6H12O6 है, इसको मैंने कार्बन की सिर्फ चेन बनाया, तो यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है, तो क्या बना है, ढेर सारी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, और प्लस वाटर बना है। अब ढेर सारी एनर्जी बनी है, इसीलिए यहाँ पे मैं ट्रिपल स्टार लगा रही हूँ एनर्जी के ऊपर। ठीक है भैया, अब देखो, अब अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं हुई तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ऐसा कब हो रहा है, हम तो कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आ रही है जब ऑक्सीजन है ही नहीं? पूरे वक्त तो है यार, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कभी तुम्हें एकदम से सुबह लगा कि भैया आज तो 10 किलोमीटर भाग कर आएंगे, अब तो एकदम हेल्दी रहेंगे, एकदम पूरा कार्डियो करके आएंगे आज तो। तुम गए, तुम 10 किलोमीटर भाग लिए, ठीक है। अब जब तुम भाग रहे हो उस सिनेरियो में क्या हो रहा है, तुम्हारे मसल को इतनी आदत नहीं है, तुम्हारा मसल बोल रहा है अरे भैया ऑक्सीजन दो मुझे, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, एनर्जी बनानी है। अब मसल चाह रहा है कि उसको ऑक्सीजन मिले, तो दिल तुम्हारा तेजी से धड़कने लग जाता है कि हाँ 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 रुको, मैं पंप कर रहा हूँ ब्लड। तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे कि ब्लड सप्लाई तुम्हारी मसल्स में ज्यादा होने लग जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाने के लिए, एनर्जी ज्यादा बनाने के लिए। लेकिन वो कुछ एक लिमिट तक ही हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हार्ट भैया हमारा 1000 बीट पर मिनट कर रहा हो, ऐसा नहीं होता, एक लिमिट तक ही पहुंचा पाता है। फिर जब वो लिमिट पहुंच जाती है उसके बाद में मसल और ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और फिर आ जाती है एनारोबिक स्टेज, फिर हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, और तब यहां पे पायरूवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई बॉन्ड नहीं टूटा, पायरूविक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से अगले दिन जब तुम सुबह उठते हो तब उठते भी नहीं बनता, 10 किलोमीटर क्या 100 मीटर भी नहीं चलते बनता, क्योंकि पैर में होता है बहुत बढ़िया दर्द, क्रैम्प्स बनते हैं। ये क्वेश्चन अभी डिफेंस के एग्जाम में आया कि लैक्टिक एसिड किस चीज से बना, पायरूवेट से बना, जवाब गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना। अब सिंस यहाँ पे बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है, प्लस लैक्टिक एसिड बना है भैया। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इसके ऊपर मैं एक सिर्फ सिंगल स्टार लगा रही हूँ बेटा, बहुत कम एनर्जी यहाँ पे बनती है। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रही हूं जहां पे हम ईस्ट, जो कि एक प्रकार का फंगस होता है,
उसके अंदर बात करेंगे। ईस्ट में जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होती है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तब एक प्रोसेस होती है जिसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। बेकरी में इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या होता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यहाँ पे जो आपका 3 कार्बन वाला पायरुवेट था, उसका एक बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पे दोनों बॉन्ड टूट गए थे, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं टूटा। ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी एक बॉन्ड टूट जाता है। तो बचा क्या यहाँ पे, ये 2 कार्बन वाला बचा और ये 1 कार्बन वाला बचा। 2 कार्बन वाला बना लेता है इथेनॉल और 1 कार्बन वाला बनाता है CO2। यानी कि हमारे पास में क्या क्या बनकर रेडी हुआ है, एनर्जी निकली होगी क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है, प्लस CO2 प्लस इथेनॉल बना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बनी है इसके ऊपर मैं डबल स्टार लगा रही हूं। क्यों, क्योंकि इन इससे कम है, इससे ज्यादा है थोड़ी, इसीलिए डबल स्टार लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ, उससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ पे। तो ये बेटा प्रोसेस चल रहा होता है। लैक्टिक एसिड ओनली व्हेन देयर इज लेस ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन की कमी होगी, सिर्फ उसी सिचुएशन में इतनी कम एनर्जी बनती है। तो ये है भैया प्रक्रिया आपकी जो रेस्पिरेशन की शरीर में चल रही होती है। क्या यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है? फेट ऑफ पायरुवेट और पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे तो एक बार प्लीज मुझे बता देंगे। क्लियर है तो लिख देंगे कि क्लियर है। हेलो जी, बोलो जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चे, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आ जाती है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स में से ज्यादा तेज कौन सांस लेता है? इसको बोलते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ज्यादा जल्दी जल्दी कौन सांस लेगा? एक्वेटिक वाले ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में मौजूद है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑफ कोर्स। तो वहां पे पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है वो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन से कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे तो 21% ऑक्सीजन है, लेकिन वहां पे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है, लेकिन उनको भी तो उतनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सिंस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू अमाउंट of oxygen in the air, rate of breathing in aquatic organisms is much faster. Aquatic organisms बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो अब हम बेटा बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम सिर्फ एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी, एक डायग्राम से तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप बना लेंगे अपनी कॉपी में डायग्राम। एक पूरे पेज पे बनाना भैया, कंजूसी मत करना, है ना। एक पेज पे ढंग से बनाना है इस डायग्राम को। देखो, तुमने सांस ली, ये क्या हुआ? हाँ, जब तुम सांस लेते हो और खाना खाते हो तब ये दोनों चीजें एक कॉमन जगह पे तुम्हारे मुंह के अंदर जाती हैं। यानी कि तुम्हारे नाक की और तुम्हारे मुंह की एक कॉमन ओपनिंग होती है बेटा। तुमने वो पाकिस्तानी रोडीज में देखा होगा ना, एक गंदा सा एक ऐसे क्लिप था इंस्टाग्राम पे कि मुंह से सांप डाला था, नाक से निकाला था, नाक से सांप डाला था, मुंह से निकाला था, पता नहीं कुछ ऐसा गंदा सा था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि नाक और मुंह का कोई कनेक्शन तो है। तो ये जो कॉमन ओपनिंग होती है इसको बोला जाता है बेटा फेरिंग्स। 3D में देखते हैं इसको तो थोड़ा क्लियर होगा। कहाँ गया? Okay. ये देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। ये देखो, ये नाक की और मुंह की यहाँ पे कॉमन ओपनिंग दिख रही है। जब भी हमें वॉमिटिंग होती है तब वॉमिट के टाइम पे भी तो क्या होता है, मुंह से भी नाक से भी कभी कभार वॉमिट निकलता है। तो ये वाला हिस्सा कॉमन ओपनिंग होता है एयर और फूड दोनों के लिए, एंड दिस इज नोन एज फैरिंग्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉमन ओपनिंग।
ठीक है। अब इसके बाद में खाना जो है वो कहाँ, सॉरी जो सांस है वो कहाँ जाएगी, तो यहाँ पे एक पाइप मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा विंड पाइप है। विंड पाइप के पीछे मौजूद होता है तुम्हारा फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, जहां से खाना तुम्हारे पेट में जाता है। तो ये रहा विंड पाइप, उसके पीछे मौजूद होता है तुम्हारा फूड पाइप। ठीक है भैया। अब जब तुमने खाना खाया तब खाने को कैसे पता चलेगा कि उसको विंड पाइप में जाना है या उसको फूड पाइप में जाना है। अब खाने के पास में दिमाग तो है नहीं कि भैया वहीं जाना है, फूड पाइप में ही जाना है। अगर गलती से वो विंड पाइप में चला गया तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या होता है, इस चीज से बचने के लिए जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है बेटा। जब भी हम खाना निगलते हैं तब ये ढक्कन हो जाता है बंद, तो खाने के पास में सिर्फ यही वाला रास्ता बचता है, फूड पाइप वाला। इसीलिए जब भी तुम खाना खाते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं ना, ज्यादा चक्कर चक्कर चपड़ चपड़ मत करो, खाना खाओ शांति से, बकवास करते रहते हो। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं, हम तो फिर भी बोलते रहते हैं कि आज पता है ऐसा हुआ, आज पता है वैसा हुआ। तब क्या होता है, तब तुम खाना निगल भी रहे हो, साथ में बोलने के लिए सांस भी ले रहे हो, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है कि भैया बंद करना है दरवाजा कि नहीं करना है, बंद करना है नहीं करना है, और उसने बंद नहीं किया। अब खाना चला गया तुम्हारे विंड पाइप में और बोलते बोलते ठसका लगता है एकदम से कि भैया क्या हो गया, पानी दो, ठसका लग गया है। फिर तुम पानी पीते हो, या फिर ठसका लगता है। तो ठसका लगने में बेसिकली क्या हुआ है कि तुम्हारे शरीर के अंदर से एक प्रेशर रिलीज होता है, एक प्रेशर आता है जिसके चलते खाना जो यहाँ पे गया है अब वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है मम्मी पापा की बात माना करो, स्वॉलोइंग के टाइम पे ये जो दरवाजा है ना ये बंद हो जाता है, और इस दरवाजे को बोला जाता है बेटा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस के नीचे यहाँ पे मौजूद होता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज थोड़ी भारी होती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली होती है। यही है वो लैरिंक्स, जिसकी वजह से ये आवाज में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये बाकी का क्या है, येलो कलर का, ये है तुम्हारा विंड पाइप, और विंड पाइप को बोला जाता है ट्रैकिया। विंड पाइप विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। अब देखना, अब ध्यान से इस चीज को समझना। विंड पाइप में इस प्रकार के यहाँ पे आधी आधी चूड़ियां लगी हुई होती हैं, ऐसी आधी आधी चूड़ियां यहाँ पे फंसी हुई हैं, ऐसे आधी आधी चूड़ियां यहाँ पे ऐसे फंसा दी हैं किसी ने। क्यों मौजूद होती हैं ये कारण समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कितनी मौजूद होती हैं, तो 16 से 20 इनकम्प्लीट, आधी आधी है ना, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, सिंपल सी बात ये आती है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब तुमने पढ़ा होगा कि हवा का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है। अब हम लंग्स और एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें भी तो हवा का एक्सचेंज हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यानी कि प्रेशर डिफरेंस एक डेवलप होता है। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कम प्रेशर हुआ तो हो सकता है कि तुम्हारा विंड पाइप पिचक जाए लो प्रेशर की वजह से, और अगर ये पिचक गया तो काम खत्म समझो। तो इसीलिए इसको पकड़ के रखने वाला कोई चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्शन, कि भैया कोलैप्स होने से बच जाए तुम्हारा विंड पाइप, इसीलिए इसको ऐसे पकड़ा रखा जाता है। ये 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजस रिंग्स इसको पकड़ के रख रही होती हैं। जरा इसको 3D में देखते हैं, ये दिख रही है सिल्वर कलर की रिंग्स, और देखो पीछे की तरफ से ये खाली है। अब ये आधी आधी क्यों है ये समझो। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये तुम्हारा फूड पाइप है। अब फूड पाइप क्या है, एक मसल है, तो वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है खाने को नीचे तक पहुंचाने के लिए। अब ये इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, अगर पीछे की तरफ भी ये रिंग्स मौजूद होती तो ये ईसोफेगस यानी फूड पाइप को अड़ती, वो खाना पहुंचा रहा है नीचे लेकिन उसको अड़ता। तो इसीलिए भगवान ने इसको हम लोगों को ऐसा बनाया है कि पीछे से इन रिंग्स को गायब कर दिया ईसोफेगस की आसानी के लिए, और आगे से ये मौजूद होती हैं जिससे कि ये विंड पाइप को पकड़ कर रखें और विंड पाइप कोलैप्स ना हो प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्या ये चीज क्लियर हुई है हम लोगों को कि ये रिंग्स क्यों मौजूद है? इज दिस थिंग क्लियर बच्चा लोग? तो हम आगे बढ़े। इसके बाद में ये जो विंड पाइप है ये इस प्रकार से
दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। और अब यहाँ पे एंट्री होने वाली है तुम्हारे फेफड़ों की, अब आ गए हैं तुम्हारे लंग्स। ये रहे भैया तुम्हारे लंग्स की बात करी जाए जरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डिवीजन हुआ है, सबसे पहली बात ट्रैकिया का दो हिस्सों में, इसको बोला, जिनको बोला जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद में ये जो ब्रोंकाई है वो यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे किसी पेड़ में टहनियां निकली हुई होती है ना, उसी प्रकार से ये यहाँ पे टहनियां निकाल लेते हैं, एक से फिर और टहनियां निकली, ऐसे ऐसे पेड़ की तरह, उल्टे पेड़ की तरह यहाँ पे बहुत सारी टहनियां निकल जाती हैं। और फिर आखिरी में ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह कुछ बैग्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। सबके नाम देख लेते हैं। ब्रोंकाई की जो यहाँ पे ब्रांचेस निकली हैं उनको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। तो 1 डिग्री, उनसे जो ब्रांचेस निकली वो 2 डिग्री, उनसे जो ब्रांचेस निकली वो 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे भी नाम दे सकते हो। तो 1 डिग्री ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई की टहनियां ब्रोंक्यूल्स, 1 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में 2 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, और सबसे आखिरी में आ जाता है टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स। और फिर आखिर में ये जो छोटे छोटे अंगूर जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, इनको बोला जाता है एयर बैग्स या फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो इस प्रकार का कुछ तुम्हारा स्ट्रक्चर है। तो जरा इसको देखें, एल्वियोलाई का क्या काम होता है भैया। ये लंग कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, जबकि लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा ही होता है। ठीक है, चलो अब एल्वियोलाई को देखते हैं। इस एल्वियोलाई को थोड़ा जूम करें, एक अंगूर को जरा जूम करते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक अंगूर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके आसपास में बेटा मौजूद होती हैं तुम्हारी ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के आसपास में, जब तक सही नहीं बनता ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अभी भी सही नहीं बना। चलो ठीक है, ये ब्लड वेसल्स इसके पास में मौजूद होती हैं। अब क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स का क्या काम है, एल्वियोलाई का क्या काम है, ये तुम्हें समझ में आएगा। ऑक्सीजन तुमने इनहेल करी, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ होते हुए वो तुम्हारे एयर बैग्स में आई, एल्वियोलाई में आई, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आई। ठीक है, और फिर ये एल्वियोलाई की दीवार को पार कर कर चली जाएगी ब्लड में, जो खड़ा हुआ था कि भैया लाओ लाओ हमें ऑक्सीजन दे दो, जिससे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा सके, सारे सेल्स तक पहुंचा सके, जिससे कि वहां पे जाकर फिर एनर्जी बना सके। तो ब्लड खड़ा हुआ था यहाँ पे ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, और हमारा रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या था, ये बताइए। वॉट वॉज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन? बोलो भाई। यस, कार्बन डाइऑक्साइड। पर आपको तो माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, अभी पता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा लगा मुझे सुन के। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ चुका है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया है और उसने बोला कि लो एल्वियोलाई दीदी, इसको बाहर निकाल दो तो लंग्स के बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन इसी के थ्रू अंदर आ जाती है। इस प्रकार से ये जो एल्वियोलाई है, यहीं पे हो रहा होता है तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये चल रहा था हमारा पूरा कार्यक्रम। यानी कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हमारा रास्ता था, सबसे पहले तो आ जाते हैं तुम्हारे नेजल चैम्बर्स, जहां से तुमने सांस ली, नेजल चैम्बर्स। उसके बाद में आ गया तुम्हारा फैरिंग्स, फिर आ गया एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था कि गैस कर लेता हूं, ये बोलना था कि अभी अभी आपने पढ़ाया था, मैं ध्यान दे रहा था। कैसे बच्चे हो, काहे के कैप्टन अमेरिका बनोगे भाई तुम। चलो
अब देखो, यहां से लेकर नेजल चैम्बर से लेकर जो आपके यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हैं, यहां तक का जो पूरा पाथ है उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम है सिर्फ गैसेस को पास होने देने का, कंडक्ट होने देने का, यानी कि इनको बोला जाता है कंडक्शन जोन। जैसे ये बस में कंडक्टर होता है ना, उसका काम क्या होता है, पैसेंजर्स को आने देना, पैसेंजर्स को निकलने देना, बस कंडक्शन का काम। तो ये क्या हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये तुम्हारा है कंडक्शन जोन। और जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई हैं, यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे पूरा काम हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी जोन। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये चीज क्लियर है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार सब लोग मुझे बता देंगे। सिर्फ डायग्राम की मदद से समझना था हम लोगों को यहाँ पे। ओके जी, ओके, बढ़िया, सब लोगों को क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एल्वियोलाई हमें समझ में आ गया, लंग्स की हमें फंक्शनिंग समझ में आ गई है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें समझ में आ गए हैं। अब देखो यहाँ, ये तुम्हारे लंग्स, लंग्स के आसपास में जो सबसे पहली बात, ये येलो कलर की लेयर मौजूद है ना लंग्स के आसपास में, ये मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, इनको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन्स। दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक दो दो मेम्ब्रेन्स हैं जो लंग को प्रोटेक्ट कर कर रख रही हैं, इनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्यों भैया? जिससे कि ये दोनों, जब लंग आपका फूल रहा है, छोटा हो रहा है, तब क्या होगा, ये दोनों लेयर्स आपस में रगड़ेंगी तो वो खराब नहीं होंगे फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उनके बीच में ये फ्लूइड भरा हुआ होगा। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में भरा हुआ है आपका प्लूरल फ्लूइड। अब लंग्स के नीचे एक यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है डायफ्राम। अब दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। डायफ्राम एक मसल है जो तुम्हारा ये वाला जो हिस्सा है, लंग्स वाला जो हिस्सा है, इसको थोरैक्स बोला जाता है, और इसके नीचे के हिस्से को एब्डोमेन बोला जाता है। हम बोलते हैं ना कि भैया किसी ने एब्स बना लिए हैं, 8 पैक एब्स, 6 पैक एब्स, 4 पैक एब्स, फैमिली पैक एब्स। तो ये जो एब्स हैं वो एब्डोमिनल मसल को एब्स प्यार से ऐसे बोला जाता है। तो एब्डोमेन और थोरैक्स, इनको बीच में सेपरेट करने वाला ये जो डायफ्राम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको मैं समझाने वाली हूँ। देखो भाई, ये तुम्हारे लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे मौजूद है तुम्हारा डायफ्राम। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तब ये लंग्स को थोड़ा सा बड़ा होने के लिए जगह चाहिए। अब तुम एक बार खुद देखो, ऐसा करके सांस लो, तुम्हारे लंग्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आते हैं, यानी कि लंग्स को जगह चाहिए फूलने के लिए, है ना। तो क्या होगा, ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा डायफ्राम, जिससे कि ये जो एडिशनल जगह थी ये भी लंग्स को मिल जाए एक्सपैंड होने के लिए, थोड़ा फूलने के लिए। तो डायफ्राम ने क्या किया, ये नीचे की तरफ मूव किया। कब? जब तुमने सांस ली। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स, और ये एक मसल है, ये ऐसी तो आपकी रिलैक्स स्टेट में है, ऐसी कॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स्ड कॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स्ड कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद में जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, तब ये दोबारा अपवर्ड मूव कराएगा, अपवर्ड, एंड इट रिलैक्सेस। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम का जैसा मूवमेंट हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो,
तुम्हारे जो लंग्स हैं वो एक चैम्बर के अंदर बंद है। थोरैसिक केज, हड्डियों के बने हुए एक ढांचे के अंदर बंद होते हैं तुम्हारे लंग्स। क्या 3D में विजिबल है? हाँ, ये विजिबल है। ये हड्डियों का ढांचा दिख रहा है हम लोगों को। इस हड्डियों के ढांचों के अंदर ये बंद होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है। आगे से तो ये हमारी रिब केज है, हमें पता है ये हमारी रिब्स होती हैं, रिब केज है। पीछे की तरफ से कौन बंद कर रखा है? ये रिब्स पीछे जाकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये है तुम्हारी वर्टेब्रल कॉलम पीछे से, और आगे से तुम्हारी रिब्स जो हैं वो लंग को इंक्लोज कर रही होती हैं, केज बना रही होती हैं। तो जरा इसको हम लोग देख लेते हैं, रिब केज की बात करते हैं। तो रिब केज में सेंटर में एक हड्डी थी जहां से पूरी रिब्स ऐसे निकली हुई थी। देखो यहाँ पे सेंटर में ये जो हड्डी, और उससे यहाँ पे रिब्स निकली हुई हैं। ठीक है, ये जो बीच में हड्डी है इसको बोला जाता है स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम। ठीक है, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर ऑफ रिब्स तो इससे सीधी सीधी ऐसे निकलती हैं। अब ये 7 पेयर ऑफ रिब्स इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपकी ब्रेस्ट बोन से, स्टर्नम से। इसके बाद में 8 9 10, ये तीनों जो रिब्स हैं ये 7वीं वाली से कनेक्टेड हैं, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 8 9 10, इसीलिए इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। यहां पे देखो, ये दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्टली कनेक्टेड है। 8 9 10 ये आपकी 7वीं वाली से कनेक्टेड दिख रही है, इससे कनेक्टेड नहीं है बीच से, इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। उसके बाद में ये वाली दोनों रिब्स देखो, एक ये वाली और ये वाली, ये आगे कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये तैर रही हैं। ये वाली और ये वाली रिब देख रहे हो तुम, आगे से कनेक्टेड है ही नहीं, सिर्फ पीछे से कनेक्टेड है, तो ऐसा लगता है कि ये तैर रही हैं। तो इसीलिए जो आपकी 11th और 12th रिब है इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं हमारे पास में? 12 पेयर ऑफ रिब्स, और ये की आपकी ब्रेस्ट बोन स्टर्नम होती है। इसको मैं लिख देती हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिब केज का सिनेरियो है। इज दिस थिंग क्लियर? बार बार पूछती हूँ यार मैं, जिससे कि ये कुछ डाउट मुझसे छूट ना जाए। तुम भी बार बार बता दिया करो कि क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया। डायफ्राम भी देख लिया। और कौन कैरी करता है भैया ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक? हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जो कि रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। आप मुझे ये बताएंगे कि रेड ब्लड सेल का नंबर कितना होता है पर mm³? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है पर 100 ml में? और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है जो इसको लाल रंग दे रहा है? बताइए, ये तीनों चीजें बताइए। नैन्सी, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, थैंक यू। आयरन, यस। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है पर 100 ml? बहुत बढ़िया, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। आरबीसी का नंबर कितना होता है पर mm³? कल बताया था मैंने, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है आरबीसी तीनों ब्लड में, तीनों ब्लड सेल्स में। बहुत बढ़िया, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज।
ओके जी, ओके। चलो अब कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लें हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स सुना होगा इनके बारे में, बताती हूँ। सबसे पहला आ जाता है एस्थमा, दमा, जिसको बोला जाता है, सुना होगा। एस्थमा का पेशेंट हम लोग देखते रहते हैं भैया। अब क्या होता है एस्थमा में, बेसिकली क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी ऐसी आवाज आती है, वीजिंग नॉइज आती है, चेस्ट में टाइटनेस होती है, चेस्ट टाइट टाइट सा लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता, वीजिंग आवाज आती है, वीजिंग साउंड। सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन है क्यों? क्यों दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो इस चीज को समझो जरा। मेरे पास में डायग्राम है क्या, पहले मैं ये देख लेती हूँ। चलो ऐसे ही बता देते हैं। हम्म, क्या हुआ, जो हम लोगों ने ब्रोंकाई पढ़ा था ना बच्चा, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई आया था। अब ब्रोंकाई में अगर सूजन आ जाए, अगर ये इस प्रकार से सूज जाए पूरा, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हवा के आने जाने के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने के लिए बहुत कम जगह बची है, जा ही नहीं पाएगा आराम से। तो सूजन आ जाती है ब्रोंकाई में, जिसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। किसी भी चीज में सूजन आ जाने को बोला जाता है आइटिस, इन्फ्लामेशन। तो आइटिस लग जाता है आगे, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना टॉन्सिल्स हो गया यार। टॉन्सिल्स नहीं होता, वो टॉन्सिल्स तुम्हारे गले में हमेशा मौजूद होता है, वो एक लिम्फ नोड होता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस। तो अगली बार से तुम ये नहीं बोलोगे टॉन्सिल्स हो गया, ये बोलोगे टॉन्सिलाइटिस हो गया। जैसे किसी को साइन्यूसाइटिस होता है, साइनस हो गया, साइनस हो गया, साइन्यूसाइटिस। गाल में यहाँ पे स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनको साइनस बोला जाता है, उनमें सूजन आती है, उनको साइन्यूसाइटिस बोला जाता है। वैसे ही ब्रोंकाई में अगर सूजन आ जाएगी, काफी लंबे टाइम तक ये सूजन रहेगी, तो इसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है, इस कारणवश हो जाता है एस्थमा। तो यहां पे मैं लिख देती हूं इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एस्थमा की बात कर ली, अब बात आ जाती है एम्फाइसेमा की। एम्फाइसेमा क्या बला है? तो जो लोग बहुत लंबे टाइम से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं बेटा, बहुत साल हो गए भैया सिगरेट फूकते फूकते, अब उन लोगों में क्या होता है, जो एल्वियोलाई होता है ना, उसके सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे एल्वियोलाई इस प्रकार से गुच्छा बना के बैठे हुए हैं, इनकी दीवार खराब हो जानी शुरू हो जाती है। ये दीवार ऐसे खराब हो गई। अब क्या होगा, जो सरफेस एरिया पहले था हमारे पास में, अब उससे तो कम ही सरफेस एरिया है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो यानी कि जितना ऑक्सीजन पहले हमारे ब्लड में जा पा रहा था, अब उतना नहीं जा पाएगा, और इस कारणवश सांस लेने में वगैरह में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई। सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड मुझे तुम्हें एक और चीज समझानी है। मैम तो पंप इसमें कैसे मदद करता है? राधा, पंप पता है क्या करता है? सूजन को हटा देता है कुछ वक्त के लिए, सूजन से आराम दे देता है। दोबारा सूजन आ जाएगी, लेकिन उस वक्त के लिए वो जो फुसफुस पंप होता है, वो सूजन को हटा देता है, जिससे कि दोबारा से सांस उस वक्त के लिए हम नॉर्मल लेने लग जाते हैं। कभी कभार एकदम से सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फिर वो पंप ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये सूजन को कम करता है वो पंप। ठीक है, अब सिगरेट स्मोकिंग के बारे में थोड़ा तुम लोगों को बताया जाए भाई। देखो, बेकार चीज है, पता है हम लोगों को क्यों है बेकार, ये समझना जरूरी है। जब सिगरेट के अंदर का निकोटीन जलता है, वो बनाता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, तुम लोगों में से सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम लोगों ने वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला कंसेप्ट तुम्हें पता है, जो आजकल बहुत चल रहा है कि भैया हमारा एक्स तो एकदम रेड फ्लैग था, दिमाग खराब कर दिया था, इसीलिए उसने मतलब जीवन बर्बाद हो गया था, एकदम टॉक्सिक था, तो उसको छोड़कर अब ग्रीन फ्लैग की तरफ हम बढ़ गए, हमारा नए वाले जो हैं वो ग्रीन फ्लैग हैं। तो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का कंसेप्ट तुम्हें पता है क्या? तो ये फिर अच्छे से समझ में आएगा। पता है? नहीं पता? ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं पता, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ।
एक रेड फ्लैग एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, लेकिन हम लोगों को उस टाइम पे उस चीज का एहसास नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सी दिखती है, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक होती है, ऐसा होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ये सिनेरियो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और टॉक्सिसिटी का बाद में पता चलता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये इससे अट्रैक्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम किससे अटैच होना है? ऑक्सीजन से अटैच होना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है हमारे ब्लड के हर एक को, हमारे शरीर के हर एक कोने तक। लेकिन इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाता है। तो ये क्या करेगा, कितना गुना अट्रैक्टिव पता है? 200 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ऑक्सीजन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड इसको। तो अब क्या करता है ये? अरे ये ओनली इंडियन फ्लैग वाला मत मेरे सामने लिखो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ बेटा, तुमसे ज्यादा मुझे वैल्यू है। नहीं मैम, हम तो अभी बीच में जहाँ पे मजाक चल रहा होगा वहां पे हम बीच में पेट्रियोटिज्म घुसाएंगे, भले हमारे दिमाग में ना घुसाओ, भले हमारे दिल में ना घुसाओ, हम मजाक के बीच में घुसाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, 200 गुना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना, लेकिन इसको ऑक्सीजन इतना सुहा नहीं रहा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अटैच हो जाता है, और फिर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन गया तो हीमोग्लोबिन का काम क्या था? ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट होना। अब ये ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और अगर इसके साथ में कनेक्ट नहीं हुआ तो ऑक्सीजन फिर तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएगा। तो ये सिनेरियो हो जाता है, और इसीलिए सिगरेट स्मोकिंग बहुत हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अटैच होकर अपना असली काम भूल जाता है, जो कि ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला था। ठीक है, तो ये आपका सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एम्फाइसेमा हो गया। इसके बाद में एक बीमारी है जिसका नाम है निमोनिया। अब निमोनिया में क्या हो रहा होता है, इस चीज को सुनो। निमोनिया में तुम्हारे एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फिल्ड। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर अगर फ्लूइड भर जाएगा तो इस चीज में क्या होगा? उसके बाद में फिर अल्टीमेटली फ्लूइड भरने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सचेंज जो है गैसेस का वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये सिनेरियो हमारा चल रहा होता है निमोनिया के अंदर। इसके बाद में एक बीमारी आती है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान से इस चीज को सुन लेना, ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया का एम है 2025 तक टीबी को कंप्लीटली हटा देने का, डॉट्स ट्रीटमेंट चलाया जाता है टीबी के लिए। ठीक है, और दुनिया का एम क्या है? इंडिया का एम है 2025 तक हटाने का, और जो वर्ल्ड का एम है वो है बेटा 2030 तक हटाने का। तो हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड से 5 साल पहले ही टीबी से मुक्त हो जाएं। वर्ल्ड का एम 2030 तक का है। और ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक अगर हमें हटाना है तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनटीईपी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। तो काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा ये आपके फोकस में है इंडिया के अभी। तो जो बीमारियां फोकस में हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और ये तुम्हारे लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। लंग्स वाला जो है पल्मोनरी टीबी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये खांसने छींकने से फैल भी सकता है। और जो दूसरा अलग अलग जगह पे भी टीबी होता है वो फैलता नहीं है। एलिफेंटियासिस को 2027 तक हटाना है बेटा, और वो एक वर्म की वजह से होता है जिसका नाम है विचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, एक राउंड वर्म होती है। हाउ टेम्परेचर चेंजेस कॉज ऑफ निमोनिया। टेम्परेचर मतलब निमोनिया के साथ में जो फीवर आता है, तुम उसकी बात कर रहे हो क्या वल्लभी? एक बार क्लियर कर दे। शिप्रा, आई होप यू आर फाइन। 6 से 9 महीने का टीबी का एंटीबायोटिक्स का मेडिकेशन चलता है, रिफैम्पिसिन वगैरह। मेरी मम्मी को भी हुआ था 2 साल पहले, लेकिन उनको लंग्स वाला टीबी नहीं हुआ था, उनको गले में लिम्फ नोड में टीबी हुआ था, और उनका मेडिकेशन 9 महीने तक चला था, एंड दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर द फैमिली। आई होप यू आर कंप्लीटली फाइन नाउ। तो ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया है बेटा।
इट इज अ बैक्टीरियल बीमारी, पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो यार। अब डिसऑर्डर्स भी हम लोगों ने समझ लिए हैं तो सबसे पहली चीज, वेयर डज द गैस एक्सचेंज प्राइमरीली ऑकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? 30 सेकेंड्स का टाइमर है, जवाब दीजिए। नहीं बेटा, एग्जैक्टली exactly सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से निमोनिया नहीं होगा वल्लभी, दैट माइट बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन। ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्वियोला 85.71। बढ़िया। ठीक है, एक्सचेंज जोन बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज नोन एज द वॉइस बॉक्स? बढ़िया, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैरिंग्स 82.05। अगला, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द thoracic cavity from the abdominal cavity and aids in respiration? ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायफ्राम। शो द रिजल्ट 69.7। डायफ्राम ही था ना जो दोनों को सेपरेट कर रहा था बेटा, है ना? अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्व्स एज अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड? दोनों के लिए कॉमन पाथवे की तरह एक्ट करता है ये। ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब यहाँ पे जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स था कॉमन ओपनिंग बिटवीन नोज एंड, बताया था ना तुम लोगों को, नाक और मुंह की कॉमन ओपनिंग यहाँ पे फेरिंग्स थी, कैसे भूल गए? अगला, विट व्हाट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग ब्रीदिंग? वेंट पाइप के कोलैप्स से कौन बचाता है? देखो, थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ डायग्राम से हो जाता है हमारा। ओके,
स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्टिलेजनस रिंग्स। शो द रिजल्ट 76.9। बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन? ओके, पोल स्टॉप्ड। सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो द रिजल्ट्स 82.05। बढ़िया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है? ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द गैसेस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन, यानी कि कौन हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है? ओके, हाईएस्ट एफिनिटी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आई एम सो सॉरी, गलती से मैंने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, मेरी गलती है, मेरी गलती है, माफ कीजिएगा। 73% बच्चों ने सही जवाब दिया था, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जवाब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन? रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन यानी कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा होता है? इसको लिख लेना, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, एक दिमाग का एक हिस्सा होता है। हमारे हाइंड ब्रेन, जो पीछे वाला दिमाग का हिस्सा है ना, वहां पे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो तुम्हारे दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड है उनको बेसिकली दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा बोलो, जहां के बाद में स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तुम्हारा ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा होता है और तुम्हारी हार्ट रेट भी। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो जाता है। एक चीज मुझे तुम्हें समझानी है जो कि है फीवर। तो ये फीवर होता क्या है? पता है फीवर क्या है, फीवर क्यों आता है, क्या सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, इस चीज को समझाते हैं। तो बेटा, जब हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता, उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। अब जिस प्रकार से किसी भी कोई भी राजा अपने पूरे किंगडम के आसपास में किला बनाता है ना, जिससे बाहरी दुश्मनों से बचा जा सके, उसी प्रकार से हमारे शरीर ने भी एक किला बना रखा है।
3 ऐसी लाइनिंग्स हैं जिनको पार करने के बाद में ही कोई पैथोजन यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो हमें नुकसान पहुंचा पाएगा, जब वो उन तीनों दीवारों को पार करेगा। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम की 3 दीवारें होती हैं, आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। पहली पार करनी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तब जाकर वो हमें नुकसान पहुंचा पाएगा। क्या बोला मैंने? पैथोजन। पैथोजन यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी जीव, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, वॉर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 लाइंस ऑफ डिफेंस कौन सी होती हैं? सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी स्किन। सबसे पहले उसको स्किन के थ्रू होकर अंदर जाना पड़ेगा। तो चमड़ी, हमारी स्किन, हमारे आंसू, कुछ भी आंख में चला जाता है तो आंखों से आंसू क्यों आता है? क्योंकि हमारा शरीर आंसू के थ्रू उसको निकालने की कोशिश करता है। आंसू में एक एंजाइम भी होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, लाइजोजाइम जिसको बोला जाता है। तो स्किन, टीयर्स, आपका सलाइवा जो है, इसके पास में भी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं। आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो, आपके स्टमक का जो एसिड है वो, ये सारे सबसे आगे खड़े हुए हैं कि भैया कोई पैथोजन आएगा तो हम इनको सबसे बाहर ही मार के खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर पहला वाला अगर लाइन ऑफ डिफेंस नहीं रोक पाया तो अब बारी आ जाती है तुम्हारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है फीवर आना, सूजन आना। फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। अब ये किस तरह से काम करते हैं ये मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैथोजन तुम्हारे शरीर के अंदर घुसा, उसने देखा कि हा बढ़िया रूम टेम्परेचर है, बढ़िया बॉडी टेम्परेचर है, सॉरी बढ़िया बॉडी टेम्परेचर पे हम लोग मस्त बैठे हुए हैं। तो शरीर हमारा बोलता है ऐसे कैसे, मेरे को अभी टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। तो वो टेम्परेचर बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है और फिर पैथोजन जो है वो जल के भस्म, यानी कि जब भी तुम्हें फीवर आया है इसका मतलब ये तुम्हारा शरीर एक्टिवली उस चीज़ के अगेंस्ट लड़ रहा है। फीवर आता है तब हम दवाइयाँ लेते हैं, है ना, एंटीपायरेटिक्स हम लेते हैं, जैसे कि प्यारीसीटामोल बोलती हूँ मैं पैरासीटामोल को। तो वो हम लेते हैं, सिर्फ उसी सिचुएशन में लिया जाता है जब हमारे शरीर का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, दिनचर्या की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होने लग जाए ना तो हम लोगों को दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो हम दवाई नहीं लेते हैं। तो ये आपका फीवर का सिचुएशन होता है कि फीवर क्यों आता है, क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज द आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद में आ जाता है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इन दोनों को ही कोई पैथोजन पार कर गया है तो अब बारी आती है स्पेशल फोर्सेस की, अब बारी आती है कमांडोज की, भैया कि अब सिर्फ हम ऐसे ही बॉडी कुछ ऐसी चीज़ों को बनाती है जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर दुश्मन को मारने के लिए स्पेशलाइज होती है। स्पेशलाइज्ड कमांडर्स हैं ये, उस दुश्मन के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन लिया है और उनको बोला जाता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनती हैं अब जो स्पेशलाइज्ड होती हैं उसको मारने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये 3 लाइंस ऑफ डिफेंस आपके होते हैं बेटा। दिस इज योर इम्यून सिस्टम। क्या ये चीज़ क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? 3 लाइंस ऑफ डिफेंस कौन कौन सी होती है हमारी? वैक्सीनेशन का कंसेप्ट बताती हूँ कि वैक्सीन क्या होती है। सिंस अभी बहुत भैया कोविड के चलते वैक्सीनेशन चल रहा था और दोबारा से कोविड आ रहा है, तो वैक्सीनेशन का क्या कंसेप्ट है? अब क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजन आता है ना तब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। उसके अगेंस्ट ऐसा स्पेशलाइज, किसी को हमें स्पेशलाइज करना है हमारे शरीर में, तो ऐसी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनने में वक्त लगने के चलते हम इतना टाइम वेट नहीं कर सकते यार कि भैया पैथोजन आ चुका है, वो नुकसान पहुंचा रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब स्पेशलाइजेशन होगा, कब स्पेशलाइजेशन होगा। 7-8 दिन लग जाते हैं। उन 7-8 दिन में अगर वो पैथोजन हमें ही निपटा दिया तो हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे इसीलिए कंसेप्ट आ जाता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन का मतलब होता है बेवकूफ बनाना हमारे शरीर को। सिंपल सी भाषा में क्या होता है कि हम शरीर को ऐसा बताते हैं, सर झूठ मूठ में हम एक्टिंग करते हैं कि देखो 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 दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, और हमारा शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है कि वो दुश्मन आ गया, चलो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो वो एंटीबॉडीज बना लेता है, ढेर सारी बना के रख लेता है, जबकि एक्चुअल में उस टाइम पे दुश्मन आया नहीं था। हमने सिर्फ चिढ़ाने के लिए दुश्मन का एक छोटा सा हिस्सा या दुश्मन को मरे हुए फॉर्म में, दुश्मन को थोड़े वीक फॉर्म में, यानी पैथोजन का वीक फॉर्म हम लोगों ने शरीर के अंदर डाला था। तो शरीर को ऐसा लगा, ऐसा फॉल्स अलार्म लगा कि भैया
आ गया है दुश्मन, तो वो क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। यानी कि हमारे पास में पहले से ही स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनकर तैयार हैं। तो जब असल में दुश्मन आएगा तब हमारा शरीर ऑलरेडी एक्टिव है कि भैया आओ। हमारे शरीर में तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो गई हैं, बन चुकी हैं। अगर ये एंटीबॉडीज मर भी गई होंगी तब तक तो शरीर के पास एक याददाश्त रहती है कि स्पेशलाइजेशन कैसे करना था, तो बहुत फटफट खटखट काम होता है। जैसे तुम्हें जब वैक्सीन लगा था तो अब 3 लाइन ऑफ डिफेंस दिखे थे हम लोगों को। देखो, सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस स्किन थी, इंजेक्शन लगा के स्किन को पार किया, ठीक है। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस था फीवर आना। तो कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद में फीवर आया था तुम लोगों में से? भैया मुझे तो आया था, फीवर आया था, हाथ में दर्द हुआ था, सूजन, हाथ में दर्द और फीवर। ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थे। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा हमारे शरीर में? एंटीबॉडीज बनी थी, एंटीबॉडीज बन गई। फिर जब असल में आया होगा कोविड का वायरस, तब हमारे शरीर के पास में एंटीबॉडीज थी उससे लड़ने के लिए, और फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। हाँ, आया था ना। कुछ कुछ को नहीं आया था, कुछ कुछ को आया था। जिनको नहीं आया था उनको बहुत माइल्ड आया होगा, जो इतना ज्यादा देखने में नहीं होगा। कुछ ही नहीं हुआ तुम लोगों को है, बहुत माइल्ड आया होगा जो नजर में नहीं आया होगा। लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये तो चलता है बेटा, ये तो आया होगा, ठीक है। चलो, तो फॉल्स अलार्म, एंटीबॉडीज, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? तो सर एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का फादर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। और स्मॉल पॉक्स अभी कंप्लीटली इस दुनिया से हट चुका है। स्मॉल पॉक्स जिसको एक वायरस कॉज करता है जिसका नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है। यस, ओके, तो ये आपका एडवर्ड जेनर का कहानी है। और एडवर्ड जेनर का कहानी तो मैंने अभी बताया कहाँ है तुम लोगों को। तो बात कुछ ऐसी थी कि एडवर्ड जेनर जब थे उस वक्त पे स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा था, महामारी की तरह फैल रहा था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तब उन्होंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा। जो गाय पालने वाले थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो वो गए भैया देखने के लिए कि ऐसा क्या है उनके पास में कि भैया उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि वहाँ गाय को भी काउ पॉक्स हो रहा था। काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसा था, जैसे स्मॉल पॉक्स इंसानों को हो रहा था, काउ पॉक्स गाय को हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो गाय पालने वाले थे उनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने वहां एक बच्चे को बुलाया कि भैया आ चॉकलेट खिलाऊंगा, बुलाया। और उसके बाद में उसको यहाँ पे काउ पॉक्स का जो रैश था ना, जो रैशेस पड़ जाते हैं स्मॉल पॉक्स में ना, वैसे ही काउ पॉक्स में रैशेस थे। तो उसका एक थोड़ा सा पैथोजन लेकर इस बच्चे के अंदर डाल दिया, कुछ नहीं हुआ बच्चे को, बच्चा वॉज कम्प्लीटली फाइन। कुछ दिन बाद दोबारा गए, दोबारा से उसको बुलाया और फिर उसको लगा दिया स्मॉल पॉक्स का पैथोजन डाल दिया उसके शरीर के अंदर। अब भैया बच्चा मर सकता था, लेकिन उन्होंने इसको बलि का बकरा बनाया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली स्मॉल पॉक्स का पैथोजन डालने पे भी इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि बच्चे के शरीर में काउपॉक्स की वजह से इम्यूनिटी आ गई थी। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का पैथोजन ऑलमोस्ट एक जैसा था, जिसके कारणवश बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी और बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का फादर बोला जाता है, क्योंकि यहीं से इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। और वैक्सीनेशन में ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है पता है? एक लैटिन वर्ड है वैका, और वैका का मतलब है काउ। काउ से रिलेशन है ना इस स्टोरी में, तो वैका का मतलब है काउ, यहीं से टर्म आया है वैक्सीनेशन। इज दिस थिंग क्लियर? तो आज की क्लास को खत्म करें भाई। काफ़ी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया हम लोगों ने, इम्यून सिस्टम देख लिया, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट देख लिया। क्लियर है सब लोगों को? क्लास को खत्म करें, कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट? चलिए ठीक है। तो एज आई ऑलवेज से बच्चे, a healthy mind resides in a healthy body, so take care everyone. Signing off till then, bye bye, jai hind, vande mataram.